गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वी हैव डन स्मृति चैप्टर अप टू हियर कि लेखक ने जब कुएं की धरती पर पैर रखा और सांप के सामने जब खड़े हो गए लेखक, तब अपने डंडे से उन्होंने सांप के पास सटी हुई चिट्ठियां निकालने की कोशिश की और इस पर सांप ने फू फू करके डंडे पर 3-4 चोट की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद सांप का उपहास कर रहा था। वी हैव डन अप टू हियर। उपहास करना यानी उसका मजाक उड़ाना, क्योंकि डंडा निर्जीव है। सांप ने 4 बार उस पर अपना विष उगला लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और इसलिए लिखा है कि सांप मानो उसका मजाक उड़ा रहा था। राइट। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है, क्योंकि जैसे ही जब सांप ने फू फू करके आक्रमण किया और लेखक उछल गए और फिर उछलकर फिर धम की आवाज के साथ कुएं की सतह पर खड़े हो गए, तो ये सब आवाजें सुनकर लेखक का भाई जो ऊपर था उसने सोचा कि लेखक का काम समाप्त हो गया, यानी सांप ने लेखक को काट दिया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसे ये लगा कि मेरा भाई मुझसे अब अलग हो गया, मेरा भाई की मृत्यु हो गई है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा कि अपने बड़े भाई की मौत की जो आशंका उसके मन में थी, उसके कारण उसका जो कोमल हृदय था उसे बहुत धक्का लगा, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, यानी जो भाई का स्नेह होता है उसे बहुत गहरी चोट लगी। उसकी चीख निकल गई, यानी वो जोर से चीखा। उसे लगा कि उसका भाई अब उसे छोड़कर चला गया है। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। बेजा यानी बेकार नहीं थी। वास्तव में ऐसा हो सकता था। छोटे भाई की जो आशंका थी वो सही थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस बढ़ गया। लेकिन जब लेखक और सांप में एक प्रकार से आ, घमासान हो गया ये जो, तो इसके बाद लेखक ने कहा कि उनका डर निकल गया और लेखक का साहस बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की कोशिश की, यानी जैसे लेखक ने पहली बार डंडे से उन लिफाफों को उठाने की चेष्टा की थी, अब उन्होंने फिर वही की। अब की बार सांप ने वार भी किया, डंडे से चिपट गया और डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक और सहम और आतंक से अपनी ओर खींच गया। इन्हें जब दोबारा लेखक ने डंडे से उन लिफाफों को सरकाने की कोशिश की, तो सांप ने पलटकर वार किया, यानी डंडे को फिर उसने डंडे पर अपना विष उगला और केवल इतना ही नहीं किया, वो डंडे से लिपट गया। और जब लेखक ने देखा कि वह डंडे से लिपट गया है सांप, तो उन्होंने अपना डंडा तो छोड़ा नहीं, लेकिन वो डंडा अपनी ओर खींच गया। लेखक सहम गए थे, आतंक यानी डर के कारण डंडा अपनी ओर खींच गया और गुंजल्क मारना यानी गोल गोल होता हुआ गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। यहाँ पर लेखक ने कहा कि जैसे ही वो डंडे से चिपट गया था और लेखक ने डंडा अपनी ओर खींचा, तो सांप का जो पिछला भाग था उसका स्पर्श लेखक के हाथ में हुआ और लेखक ने क्या अनुभव किया, उफ कितना ठंडा था। सांप का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ठंडा होता है सांप, और इसलिए मनुष्य का जो स्पर्श है वो सहन नहीं कर सकता, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना है वो सांप के लिए बहुत ज्यादा है। तो वह इसलिए जब लेखक को उसका स्पर्श हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, यदि कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता। इन्हें अब लेखक और सांप के बीच में घमासान हो ही रही थी अंदर। लेखक पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने दूसरा वार भी सहन किया। ठीक है, यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता, यानी फिर तीसरे टाइम वो जल्दी से पलटकर वार करता, तो उछलकर लेखक सांप पर ही गिर जाते और बिल्कुल नहीं बचते, वही उनका जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन लेखक ने कहा जब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, जब दैवी कृपा होती है,
कि यदि मनुष्य की जिंदगी है, उसकी मृत्यु नहीं है, तो ईश्वरीय कृपा से बचने के हजारों ढंग निकल आते हैं। इन्हें कैसे मनुष्य बचता है उसे पता ही नहीं चलता। इन्हें कितनी बड़ी मुसीबत से मनुष्य निकल आता है। डंडे की मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। इन्हें सांप जो चिट्ठियों के पास था अब वहां से हट गया। तो लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए और चिट्ठियों को धोती की छोर में बांध दिया। यानी लेखक का काम अब हो गया था और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया था। ठीक है, इन्हें चिट्ठियां ऊपर पहुंच गई। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई हुई। लेखक का जो डंडा था वह सांप के पास पड़ा था। अब चिट्ठियां तो लेखक के हाथ में आ गई, लेकिन उनका जो प्रिय डंडा था वो सांप के पास था और उसे उठाने में लेखक को बहुत परेशानी हो रही थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। इन्हें सांप की जो स्थिति थी वो डंडे के ऊपर बैठा था धरना देकर, इन्हें फन फैलाकर। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर मैंने अपना निशान खो दिया था। इन्हें अपना जो डंडा था लेखक ने खो दिया, क्योंकि सांप अब उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठा है। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने सांप के दाईं ओर फेंकी कि सांप उस मिट्टी पर झपटा। आपको पहले बताया था कि जो सांप होता है वो चक्षुश्रवा होता है, यानी आंखों से सुनता है, उसके कान नहीं होते। तो जैसे ही वो मिट्टी की आवाज आई तो सांप उस ओर झपटा और मैंने दूसरी ओर से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। लेकिन सांप ने मिट्टी पर तो वार किया ही जहां मिट्टी गिरी थी, लेकिन तुरंत पलटकर बाईं ओर भी वार किया। और वह वार किसने सहन किया? लेखक के डंडे ने। यदि बीच में डंडा न होता तो मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते। तो लेखक ने कहा कि जो पलटकर सांप ने वार किया वह फिर डंडे पर वार किया, और यदि डंडा नहीं होता बीच में तो सांप के जो दांत थे वो लेखक के पैर में गड़ जाते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। सिर्फ हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। यानी लेखक के लिए ऊपर चढ़ना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ हाथ के सहारे और पैरों को कहीं सहारा देने के लिए जगह नहीं थी। और 36 फुट ऊपर चढ़ना, अब लेखक थक चुके थे, अब उनसे नहीं हो रहा था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। यानी 36 फुट लेखक चढ़ने की हिम्मत नहीं रख रहे थे, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की उम्र में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा, बाहें भर आई, छाती फूल गई, धौंकनी की तरह चल रही थी। धौंकनी यानी जो लोहे का काम करने वाले होते हैं, जब लोहे को उन्हें गलाना होता है आग में, तो एक प्रकार से थैली होती है उन लोगों के पास, वो उसमें हवा भरती है, फिर वो हवा निकल जाती है, यानी ओपन जो थैली होती है भरती है और खाली हो जाती है, उसको कहा गया धौंकनी। तो लेखक की छाती फूल गई थी और धौंकनी की तरह चल रही थी, जोर जोर से लेखक सांस ले रहे थे। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। मेरे लेखक ने कहा 36 फुट ऊपर चढ़ने में कहीं मुझसे गलती हो जाती, हाथ छूट जाता मेरा, तो उस समय मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर पड़ा रहा। मेरे लेखक इतने थक गए थे कि ऊपर आकर वे सिर्फ पड़े रहे, बेहाल होकर सिर्फ पड़े रहे। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर थोड़ी देर बाद जब वे इस स्थिति में आए कि वे खड़े होकर चल सकते हैं आगे, तो अपना शरीर को झाड़ा उन्होंने, फिर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ते उसने उन्हें देख लिया था, तो लेखक ने उन्हें एक प्रकार से धमकी दी कि कुएं वाली घटना किसी को ना बताएं। तो बचपन में व्यक्ति जो किस प्रकार के डर अपने अंदर रखता है, कि एक व्यक्ति ने उसे कुएं से बाहर निकलते हुए देख लिया था किशनपुर का, तो उसे उसने धमकाया कि खबरदार मेरी ये वाली जो बात है किसी को बताया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ये सब बाल सुलभ चेष्टा है।
फिर सन 1915 में जब लेखक ने मैट्रिकुलेशन यानी तब 11th को मैट्रिक कहा जाता था, तो लेखक ने जब 11th क्लास पास की, उसके बाद उन्होंने यह बात अपनी माँ को सुनाई। यानी तब तक उनके भाई और लेखक ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैने यानी उसके पंख। तो जब 11वीं क्लास में आकर लेखक ने ये बात बताई कि मैं जब 11 वर्ष का था तो ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी, तो उसकी माँ की आंखें भर आई और लेखक को उसने अपनी गोद में बैठा लिया, जैसे कि चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। वैसे ही उसकी माँ के अंदर इस प्रकार मातृत्व उमड़ पड़ा कि मेरे छोटे से बच्चे ने कितना खतरनाक काम किया था। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप की शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। ने लेखक ने ये जो कार्य किया, ये जो दुस्साहस किया, ये भयानक था। इसका परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन लेखक ने कहा उस समय राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, लेखक का डंडा ही था, और डंडा राइफल से कम नहीं था, क्योंकि उस डंडे से लेखक ने बहुत शिकार किए थे। और सांप का जो शिकार लेखक ने अभी किया, सांप के सामने से जो चिट्ठियां उठा के लाई, ये जो कार्य था, ये कम रोचक और भयानक नहीं था, यानी रोमांचकारी था। यानी इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ही अंदर एक प्रकार से रोमांच उत्पन्न होता है कि ये कितना खतरनाक काम था। Children, this is the chapter. Now I'll send one video of question answers. Okay.